दोस्तों क्या हो अगर एक दिन आप अपने अपार्टमेंट में छुट्टी वाले दिन आराम कर रहे हो और उसी दिन एक भयानक भूकंप आ जाए। फॉर्चुनेटली आपके अपार्टमेंट की इमारत को छोड़कर शहर की सारी आसमान छूती इमारतें भूकंप की वजह से टूटकर बिखर जाएं। ऐसा ही कुछ होता है सियोल शहर के इंपीरियल पैलेस अपार्टमेंट के साथ। यहाँ के लोग अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि ऊपर वाले ने इनकी जान और इनके घर को बख्श दिया, लेकिन एक रहने लायक बिल्डिंग और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सोसाइटी वाले कितने दिनों तक सरवाइव कर पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है सोसाइटी वालों के लिए। कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि कोरिया की जनसंख्या बढ़ने के कारण यहाँ अपार्टमेंट कल्चर काफी तेजी से बढ़ने लगा है। बिल्डर्स बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कर उसमें बने अपार्टमेंट को लोगों को बेच रहे हैं, जिससे आम जनता का अपने घर का सपना पूरा हुआ है। लेकिन एक दिन सियोल शहर में ऐसा भूकंप आता है जिससे कई लोगों के सपने और उनके अपार्टमेंट वाली इमारतें बिखर जाती हैं। मिनसुंग सुबह अपनी नींद पूरी कर उठता है। यह है उसकी वाइफ मेयोंग। मिनसुंग को एक खतरनाक शांति महसूस होती है और वो बालकनी में जाकर बाहर का नजारा देखता है। उसके सामने कंक्रीट का समुद्र है, हर तरफ तबाही और बड़ी बड़ी इमारतों के मलबे के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता। मिनसुंग नीचे जाता है जहाँ सोसाइटी के लोग डरे सहमे दिख रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनकी बिल्डिंग भी नीचे ना गिर जाए। मिनसुंग और उसकी वाइफ मेयोंग हालातों को देख जितना भी खाने पीने का सामान है उन्हें एक जगह स्टोर कर उनकी लिस्ट बना लेते हैं ताकि वो हिसाब से इन चीजों को कंज्यूम कर सकें। दोस्तों इस सोसाइटी के बाहर जो लोग अर्थक्वेक से जिंदा बच गए हैं वो इंपीरियल पैलेस अपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें वहीं अपनी जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद नजर आती है। मिनसुंग को नॉक की आवाज आती है और वो देखता है कि एक लेडी अपने छोटे बच्चे के साथ है जो उससे अपने बच्चे के लिए मिनसुंग के घर में जगह मांग रही है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर माइनस में जा चुका है और यह टेम्परेचर काफी है लोगों को जमा कर मारने के लिए। मिनसुंग की वाइफ मेयोंग बिना हिचकिचाए उस लेडी और छोटे बच्चे को अपने गेस्ट रूम में जगह दे देती है। और कहीं ना कहीं मिनसुंग को उस लेडी और बच्चे का आना ठीक नहीं लगता, क्योंकि उनके पास जितना खाने पीने का सामान है वो उन दोनों के लिए भी काफी नहीं है। अगली सुबह मिनसुंग अपनी महंगी घड़ी देकर एक फूड कैन लेकर आता है जिसे वो अपनी वाइफ के साथ खाना चाहता है, लेकिन वो छोटा बच्चा भी बहुत भूखा है, इसलिए इंसानियत को ध्यान में रखते हुए मिनसुंग को अपनी कैन उस बच्चे को देनी पड़ती है। मिनसुंग भी बिन बुलाए मेहमानों से थोड़ा परेशान हो चुका है। वहीं मेयोंग थोड़ी केयरिंग नेचर की है, वैसे वो एक नर्स भी है। उसे लगता है उन्हें अपने घर आए लोगों की जितनी हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। बातों के दौरान वो दोनों देखते हैं कि एक घर में अचानक आग लग जाती है। तभी योंग नाम का आदमी वहां आता है जो मिनसुंग की मदद लेकर घर में फंसे लोगों को बाहर निकालता है। इस सोसाइटी के सेक्रेटरी किम योंग का शुक्रिया करती है उसकी बहादुरी के लिए। दोस्तों सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी किम के घर पर एक मीटिंग करते हैं, क्योंकि बाहर से आए कुछ लोग सोसाइटी के लोगों को उनके अपार्टमेंट से बाहर निकालकर उस पर कब्जा करने लग रहे हैं। सोसाइटी के कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें बाहर से आए सभी लोगों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि इस घर को लेने के लिए लोगों ने अपनी 20-20 सालों की कमाई तक लगा दी है और वो नहीं चाहते कि उनकी मेहनत का घर उनसे छीन लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना यह है कि उन्हें इंसानियत दिखानी चाहिए और बाहर से आए लोगों को इतनी सर्दी में बाहर नहीं भेजना चाहिए। ये एक तरह से उन्हें बाहर मरने के लिए छोड़ देने जैसा है। दोस्तों इसी विचारों के मतभेद के कारण सोसाइटी के लोग आपस में झगड़ने लग जाते हैं। किम उन सबको शांत करती है और वो डिसाइड करती है कि सबसे पहले हम अपना एक लीडर चुनना होगा ताकि वो हम सबकी तरफ से फैसला ले सके। काफी सोच विचार के बाद ये फैसला लिया जाता है कि लीडर वो होना चाहिए जो हमारे लिए अपनी जान की परवाह ना करे, और योंग इस पदवी के लिए परफेक्ट बंदा होता है, क्योंकि उसने पिछले ही दिन अपनी जान की परवाह ना करते हुए सोसाइटी की एक फैमिली की जान बचाई थी। लीडर योंग सबको एक लोकतांत्रिक तरीका समझाता है जिससे ये डिसाइड होगा कि बाहर से आए लोगों को बाहर भेजना है या यहीं रहने देना है। वो तरीका है वोटिंग करके। जो सोसाइटी के लोग चाहते हैं कि उन लोगों को बाहर किया जाए वो बूट में व्हाइट स्टोन डालेंगे, और जो सोसाइटी के लोग चाहते हैं कि बाहर से आए लोगों की मदद करनी चाहिए उन्हें ब्लैक स्टोन बूट में डालना है। कुछ ही देर में निष्पक्ष वोटिंग खत्म होती है और रिजल्ट साफ बयान करता है कि गिनती के 4-5 लोगों के अलावा मेजॉरिटी सोसाइटी के लोग बाहर से आए लोगों को सोसाइटी में नहीं रखना चाहते हैं। मेयोंग मिनसुंग से पूछती है कि अगर हम लोगों ने उन सभी को निकाल दिया तो वो लोग कहाँ जाएंगे। फिलहाल मिनसुंग के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। अगले दिन लीडर योंग मिनसुंग को एंटी क्राइम टास्क फोर्स का हेड बनाता है, क्योंकि वो मिलिट्री में रह चुका है और आने वाली मुसीबतों को अच्छे से संभाल सकता है। टास्क फोर्स में और भी कई एक्स आर्मी सोल्जर्स को शामिल किया जाता है और इन सभी लोगों को मिलकर डिसाइड करना है कि वो कैसे बाहरी लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। अगले दिन किम माइक में अनाउंसमेंट करती है कि जो लोग इस सोसाइटी के नहीं है वो प्लीज बाहर आ जाएं। हम लोग उन सभी को खाली अपार्टमेंट देने वाले हैं। सभी बाहरी लोग किम की अनाउंसमेंट पर भरोसा करते हैं और सोसाइटी के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। अब आगे
आगे का काम योंग और उसकी एंटी क्राइम टास्क फोर्स को करना है। योंग उन सभी से अपील करता है कि जो लोग इस सोसाइटी के नहीं हैं वो कृपया कर यहाँ से चले जाएं। ये बात सुन सभी भारी लोग सोसाइटी के लोगों को ऐसा ना करने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन अभी सोसाइटी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर उन्हें अपनी फैमिली को इस ट्रेजेडी से बचाना है तो बाहर के लोगों को सोसाइटी से दूर ही करना होगा। थोड़ी देर की शांति वाली बातचीत हाथापाई में बदल जाती है। भारी लोग सोसाइटी की टास्क फोर्स पर हमला कर देते हैं। एक पॉइंट पर वो सभी लोग सोसाइटी के मेन एंट्रेंस को तोड़कर अंदर घुस ही जाते हैं, लेकिन टास्क फोर्स के सभी लोग अपनी पूरी जान लगा देते हैं और सारे भारी लोगों को सोसाइटी बिल्डिंग से बाहर निकाल देते हैं। इस छोटे से युद्ध में योंग का काफी खून बह जाता है, लेकिन वो और बाकी सब भारी लोगों को सोसाइटी से निकालने में कामयाब हो जाते हैं और इस तरह योंग सोसाइटी के लोगों के लिए एक अच्छा लीडर साबित होता है। किम सोसाइटी के लिए कुछ नियम और डिपार्टमेंट निर्धारित करती है, जैसे इस सोसाइटी में अब सिर्फ वही लोग रहेंगे जिनको यहाँ के अपार्टमेंट अलॉट किए गए हैं। इसके अलावा एक राशन बांटने वाली समिति बनाई जाती है जो लोगों को उनके काम के आधार पर राशन देगी। एंटी क्राइम टास्क फोर्स में और लोगों को भर्ती किया जाता है जिनका काम है सोसाइटी की बाहरी लोगों से सुरक्षा करना। इसके साथ ही एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट भी बनाया जाता है जो लोगों की जरूरत को पूरा करेंगे और घायलों का इलाज भी किया जाएगा। सो दोस्तों, इस तरह सोसाइटी के लोग मिलकर एक खुद की सरकार बना लेते हैं जिससे उनकी जिंदगी काफी आसान हो जाती है। अब सोसाइटी के सामने सबसे बड़ी मुसीबत खाने और पीने की है, जिसके लिए टास्क फोर्स फैसला लेती है कि वो सभी लोग सोसाइटी से बाहर जाकर जरूरी सामान की तलाश करेंगे। वो सब कड़ाके की ठंड में सोसाइटी से बाहर निकल पड़ते हैं। कुछ दूरी पर चलने के बाद उन्हें कुछ लोगों की डेड बॉडी नजर आती है जो ठंड के कारण मर चुके हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें सोसाइटी से निकाल दिया गया था। पहले दिन टास्क फोर्स को नाकामयाबी मिलती है, उन्हें कुछ भी खाने लायक नहीं मिलता और इसी तरह दूसरे, तीसरे, चौथे दिन भी उन्हें इतना खाने लायक सामान नहीं मिल पाता जिनसे सोसाइटी के लोगों के कुछ दिन भी कट जाएं। वो अपनी सोसाइटी के आसपास के सभी इलाकों की छानबीन कर चुके हैं। हर बार उनके हाथ निराशा ही लगती है। अब तो सोसाइटी वालों के पास गिनती के दिनों का खाना बचा है। रात में मियोंग को एक अपार्टमेंट से उसी बच्चे की आवाज आती है जो कुछ दिन पहले उसके साथ रह रहा था। वो वॉकी टॉकी के जरिए उससे बात कर पाती है। तभी मियोंग को पता चलता है कि अपार्टमेंट नंबर 809 में रहने वाला डोग्युन ने कई भारी लोगों को अपने घर में पनाह दे रखी है। योंग और बाकी के लोग अगले दिन फिर निकल पड़ते हैं खाने की तलाश में। अपनी सोसाइटी से काफी दूर आने के बाद उन्हें एक स्टोर नजर आता है जिसमें काफी खाने लायक सामान मौजूद है। मिनसुंग स्टोर के पीछे की तरफ जाता है दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए। तभी बाकी के लोग स्टोर का शटर खोल देते हैं। वो सब अंदर जा ही रहे होते हैं, तभी एक अनजान आदमी गन पॉइंट पर किम के बेटे को वापस बाहर की तरफ ले आता है। योंग उस गन वाले बंदे को समझाने की कोशिश करता है कि वो सभी बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन वो बंदा योंग की किसी बात पर भरोसा नहीं करता। तभी मिनसुंग जो ग्रुप से अलग था वो बिना हलचल किए पीछे से गन वाले बंदे पर हमला कर देता है, जिससे बाकी के लोगों को उस गन वाले बंदे पर हावी होने का मौका मिल जाता है। गन वाले बंदे को मारने के बाद योंग और बाकी के लोग खाने पीने का सामान इकट्ठा करने लग जाते हैं। मिनसुंग बाहर की तरफ देखता है कि एक लेडी और छोटी बच्ची उस आदमी के लिए रो रही है जिसे सोसाइटी वालों ने मिलकर मारा है। दोस्तों, इस वक्त मिनसुंग को महसूस होता है कि वो अपने और अपनों को बचाने के लिए दूसरों के परिवार और उनकी आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर दे रहे हैं। योंग और बाकी के लोग सारा सामान लेकर अपनी सोसाइटी पहुंचते हैं। काफी दिनों बाद इतना सारा खाना देख सोसाइटी के लोग मिलकर एक छोटी सी पार्टी करते हैं। आज काफी दिनों बाद ये सभी लोग पेट भर खाना खा रहे हैं। सोसाइटी के मेन एंट्रेंस पर दो लोग किसी को सोसाइटी की तरफ आते हुए देखते हैं। दोस्तों, ये है हेवुन जो अपार्टमेंट नंबर 903 में रहा करती थी। किसी फैमिली प्रॉब्लम के चलते ये घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब इसे उस अपार्टमेंट की जरूरत है और सोसाइटी वालों के नियम के अनुसार ये यहाँ रह भी सकती है। सोसाइटी वाले मिलकर उसका स्वागत करते हैं। दोस्तों, अर्थक्वेक आने से कुछ घंटे पहले चलते हैं। योंग जो सोसाइटी का लीडर बना हुआ है, असल में वो खुद सोसाइटी का है ही नहीं। इसका असली नाम है सेबियोम जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। वो अपार्टमेंट नंबर 902 में जाता है जहाँ योंग नाम का आदमी अपनी दादी के साथ रहता है। असल में सेबियोम के साथ ब्रोकर ने धोखा किया है। इस अपार्टमेंट के नकली पेपर देकर उससे उसकी लाइफ की सारी जमा पूंजी ले ली और गायब हो गया। अब सेबियोम को लग रहा है कि योंग और उस ब्रोकर ने मिलकर उसे धोखा दिया है, जिस वजह से वो योंग से लड़ाई करने लगता है और अपने आप ही से बाहर जाकर सेबियोम योंग को मार डालता है। इससे पहले वो अपार्टमेंट नंबर 902 से बाहर निकले, एक खतरनाक अर्थक्वेक बाहर की दुनिया को तहस नहस कर देता है और इस तरह से सेबियोम योंग बनकर इस सोसाइटी का मेंबर बन जाता है। अब आ जाओ प्रेजेंट टाइम में। राशन पानी बांटते वक्त उन लोगों को ज्यादा राशन दिया जाता है जो टास्क फोर्स में शामिल हैं, जिस वजह से सोसाइटी के कुछ लोगों को ये बात ठीक नहीं लगती।
म्योंग अपार्टमेंट नंबर 809 में जाती है कुछ राशन देने के लिए, ताकि दोग्योन के साथ जो लोग हैं उनके खाने की पूर्ति हो सके। दोग्योन को राशन देते वक्त योंग म्योंग को देख लेता है और उसे दोग्योन पर शक होने लगता है। शाम के वक्त दोग्योन के घर पर दस्तक होती है। योंग कई सारे लोगों के साथ उसके घर पर आ चुका है। वो उसके घर की तलाशी लेना शुरू करता है और अपने शातिर दिमाग से छिपे हुए भारी लोगों को ढूंढ निकालता है। इसके बाद सभी लोगों को सोसाइटी के बाहर किया जाता है और लीडर योंग मिनसुंग को कहता है कि तुम्हारी बीवी ने ठीक नहीं किया। मिनसुंग को अपनी वाइफ से पता चलता है कि वो दोग्योन के साथ रह रहे लोगों की मदद कर रही थी उन तक खाना पहुंचाने में। मिनसुंग म्योंग को समझाता है कि अगर लीडर ने हमें इस सोसाइटी से बाहर निकाल दिया तो हम बाहर एक भी दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। तुमने अभी तक बाहर के लोगों की डेड बॉडीज नहीं देखी कि इस हालात से जूझकर वो लोग अपनी आखिरी सांस लेकर मरे हैं। योंग अपनी वाइफ के किए हुए अच्छे काम के लिए एक गलत आदमी योंग से माफी मांगता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो यहाँ रह सके। योंग मिनसुंग की माफी स्वीकार करता है, सिर्फ इस शर्त पर कि उसे सोसाइटी में रह रहे सभी बाहरी लोगों का पता लगाना है और उन्हें यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाना है। फिर क्या था दोस्तों, मिनसुंग और टास्क फोर्स एक एक कर कई अपार्टमेंट पर रेड मारते हैं और कई सारे भारी लोगों को ढूंढकर सोसाइटी से निकाल दिया जाता है। इसके साथ ही जिन अपार्टमेंट के लोगों ने भारी लोगों को पनाह दी थी उनके अपार्टमेंट के आगे रेड पेंट भी कर दिया जाता है, जिसका मतलब ये है कि इन अपार्टमेंट के लोगों को सोसाइटी से कोई मदद नहीं मिलेगी। दोग्योन जो सोसाइटी के अत्याचार से काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए वो सोसाइटी वालों के सामने अपार्टमेंट की बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेता है। सोसाइटी वालों को उसके सुसाइड का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, सिवाय म्योंग के। वो लोग दोग्योन की बॉडी को जला देते हैं। तभी उन लोगों को एक और भूकंप के झटके महसूस होते हैं। वो सभी देखते हैं कि अचानक टूटी हुई बिल्डिंग के मलबे से पानी आने लगता है, जिसे देख वो सभी काफी खुश हो जाते हैं। म्योंग हेवुन से उसके पड़ोसी योंग के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। हेवुन म्योंग को बताती है कि ये आदमी योंग है ही नहीं, क्योंकि उसने पर्सनली अर्थक्वेक आने से पहले योंग को देखा था। वो बिल्कुल ऐसा नहीं दिखता, ये कोई और है जो योंग बनकर उसके अपार्टमेंट में रह रहा है। अगले दिन योंग और सोसाइटी के लोग निकल पड़ते हैं खाने की तलाश में। इधर सोसाइटी में म्योंग हेवुन के अपार्टमेंट से रास्ता बनाती है योंग के अपार्टमेंट के लिए। कुछ देर की मेहनत के बाद वो दोनों योंग के अपार्टमेंट में आ जाते हैं। काफी देर तलाशी लेने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। म्योंग और हेवुन निराश होकर वापस जा ही रहे होते हैं, तभी उन्हें वॉशिंग मशीन नजर आती है जिस पर टेप लगी हुई है, जो कुछ अजीब बात है। वो दोनों टेप हटाकर वॉशिंग मशीन खोलकर देखते हैं और उन्हें असली योंग की डेड बॉडी नजर आती है। दूसरी तरफ काफी लंबे सफर के बाद सोसाइटी के लोग दूसरी सिटी में पहुंचते हैं। उन लोगों को बिल्डिंग के कंक्रीट के नीचे कुछ लोगों की डेड बॉडी और एक फूड कोर्ट का बोर्ड नजर आता है। मिनसुंग मलबे के नीचे से फूड कोर्ट वाले बोर्ड की तरफ जाता है और उसे पूरा का पूरा सुपरमार्केट मिल जाता है, जो सोसाइटी के महीने भर की खाने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। सोसाइटी के लोग मिलकर जितना हो सके उतना सामान वहां से निकालते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी सोसाइटी की तरफ। वो सभी लोग दो टूटी हुई इमारत के बीच में से निकल ही रहे होते हैं, तभी कुछ अनजान लोग सोसाइटी वालों पर हमला कर देते हैं। योंग काउंटर अटैक करता है और जैसे तैसे करके सोसाइटी के लोग उस जगह से बच निकलते हैं, लेकिन इस हमले के दौरान एक लड़का मारा जाता है जो सोसाइटी की सेक्रेटरी किम का बेटा था। ये सभी लोग सोसाइटी पहुंचते हैं। किम अपने मरे हुए बेटे को देख बेसुध हो जाती है और अपना गुस्सा योंग पर निकालने लग जाती है। योंग फिर से अपनी बातों से सोसाइटी वालों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार म्योंग सोसाइटी वालों के सामने योंग यानी कि सेबयोम का राज खोल देती है। वो असली योंग का आईडी कार्ड लोगों को दिखाती है, जो असली मालिक था अपार्टमेंट नंबर 902 का। इस आईडी कार्ड और वॉशिंग मशीन में पड़ी डेड बॉडी को देख लोगों का भरोसा अपने लीडर पर से उठ जाता है, स्पेशली मिनसुंग का। इससे पहले सोसाइटी के लोग सेबयोम पर कोई कार्रवाई करें, वो गुस्से में आकर हेवुन को पकड़कर गहरी खाई में गिरा देता है। इतने में सोसाइटी वाले ये सोच पाए कि आगे करना क्या है, जब तक बहुत सारे बाहरी लोग सोसाइटी पर हमला कर देते हैं। दोस्तों, इस हमले में इंसान इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सोसाइटी के लोग जैसे तैसे कर अपनी जान बचाकर उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं। मिनसुंग और म्योंग भी बहुत सारे लोगों से अपनी जान बचाकर उस सोसाइटी से भागने में कामयाब हो जाते हैं, जहाँ कभी उनके सपनों का घर हुआ करता था। दोस्तों, योंग को तो नहीं भूले, वो भी कई लोगों को मारने और बुरी तरह से घायल होने के बाद अपनी आखिरी सांस अपार्टमेंट नंबर 902 में लेता है। म्योंग और मिनसुंग उस रात अपने लिए एक सेफ जगह ढूंढते हैं। दोस्तों, मिनसुंग काफी बुरी तरह से घायल हो चुका है। वो म्योंग से पल भर की बातें करता है और बातों के बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सूरज की रोशनी के साथ म्योंग की आंख खुलती है, लेकिन उसे पता चलता है कि मिनसुंग अब इस रोशनी को कभी नहीं देख पाएगा। वो अब मर चुका है। म्योंग के लिए काफी दुखी भरा समय होता है। वो अपने पति की अंतिम विदाई करती है और कुछ नए लोगों के साथ उसके जीवन का संघर्ष जारी रहता है।
सो दोस्तों आज की हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। इसके साथ ही कमेंट करो कि आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना है। बाकी मैं मिलूंगा और भी अमेजिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।